हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की साइंस की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुनः प्राप्त होने वाले कह रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो आप देखो, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह रहा है, एक तो देखो नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, अनवीकरणीय होता है कि जो भविष्य में, ठीक है, सीमित जो ऊर्जा सोर्स होते हैं उनको बोला जाता है, जो भविष्य में एक ना एक दिन खत्म होने के चांस है उनको बोला जाता है अनवीकरणीय। ठीक है, जो भविष्य में खत्म होने वाले ऊर्जा स्रोत नहीं है, ठीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होंगे उनको बोला जाता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। आप लोग देख रहे हैं, जैसे ऑप्शन दिया आपका ज्वार भाटा की ऊर्जा कह रहा है, प्राकृतिक ऊर्जा कोयला पेट्रोलियम, जो प्राकृतिक गैस कह रहा है। तो देखो, प्राकृतिक गैस कोयला पेट्रोलियम ये जो है ना आपके अनवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। अनवीकरणीय इसलिए क्योंकि पेट्रोलियम कोयला गैस एक न एक दिन ख़त्म हो सकती है, लेकिन ज्वार भाटा की जो एनर्जी है ना, ठीक है, ये आपकी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ज्वार भाटा की ऊर्जा पुनः प्राप्त की जा सकती है, ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। देखो, ज्वार भाटा का मतलब क्या होता है कि समुद्री, ठीक है, समुद्री जल का, समुद्र के अंदर पानी का ऊपर उठ के आगे बढ़ना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और वही पानी जब वापस आता है तो उसको क्या बोला जाता है, भाटा बोला जाता है। ठीक है, समुद्र में क्या होता है, पानी का ऊपर उठ के आगे बढ़ता है तो ज्वार बोला जाएगा, वापस आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, भाटा बोलेंगे। ठीक है, तो ज्वार भाटा की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है, नवीकरणीय ऊर्जा होती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पुनः प्राप्त न होने वाली अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है। अनवीकरणीय मतलब होता है कि जो पुनः प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जैसे कोयले की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते हुए पानी की ऊर्जा। तो देखो, सौर ऊर्जा का मतलब होता है कि जो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा उसको सौर ऊर्जा बोला जाता है। पवन ऊर्जा मतलब जो वायु के द्वारा हमें जो एनर्जी मिलती है। ठीक है, और कह रहे हैं बहते हुए पानी की ऊर्जा। ये जो तीनों स्रोत हैं ना आपके, ठीक है, ये तीनों के तीनों आपके हैं नवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स। ठीक है, आप लोग धरते हैं, ये भविष्य में कभी नहीं खत्म होने वाले। ठीक है, क्योंकि सूर्य हमेशा निकलेगा तो सौर ऊर्जा प्राप्त होगी, अगर हवा चलेगी तो आपकी पवन ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, आप लोग धर रहे हैं, जो कोयले की ऊर्जा है ना, ये आपकी होती है अनवीकरणीय ऊर्जा। मतलब कोयले की ऊर्जा मतलब कोयला एक ना एक दिन खत्म हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है सोलर कुकर द्वारा, कह रहे हैं सौर जल ऊष्मक द्वारा, कह रहे हैं कि सौर भट्टी द्वारा, सौर सेल द्वारा। देखो, आप लोग ध्यान रखना है कि सौर ऊर्जा को कह रहे हैं कि सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कौन करता है। ठीक है, देखो, सोलर कुकर जो होता है ना, सोलर कुकर आपका सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट करता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि सोलर कुकर जो होता है ना, आपकी जो सौर ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट करता है, जिसमें क्या बनता है, खाना बनता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पे सौर भट्टी कह रहे हैं, देखो सौर जल ऊष्मक द्वारा कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं सौर भट्टी, लेकिन आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोलर सेल द्वारा। ठीक है, क्योंकि जो सोलर प्लेट लगती है ना, ठीक है, उनको बोला जाता है सोलर सेल बोला जाता है। ठीक है, सोलर सेल द्वारा क्या होता है कि सौर ऊर्जा को किस में बदला जाता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है, आपके कह रहे हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप लोग ध्यान रखना है कि आपके बी और सी, ठीक है, ये आपके जल में घुलनशील हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। ठीक है, और आपका जो आपका दिया गया विटामिन, ठीक है, ए, डी, ई और के, ठीक है, 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के, ये होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। देखो, आपका ए, डी, ई, के, ये 4 जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, आपके वी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है जल में घुलनशील विटामिन, आप लोग ध्यान रखें, बी और सी दोनों किसमें होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है, कह रहे हैं फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम तथा फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि देखो, दांतों की मजबूती की बात कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखना है कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही, ठीक है, आवश्यक है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, कह रहा है रसायनों द्वारा, हिमीकरण द्वारा, पाश्चुरीकरण द्वारा या किण्वन द्वारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाश्चुरीकरण द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, पाश्चुरीकरण की बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा देखो हल्के तापमान के साथ आमतौर पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं तो मतलब क्या होता है कि पाश्चुरीकरण में क्या होता है कि हल्के तापमान के साथ, हल्के तापमान मतलब होते हैं थोड़े कम टेम्परेचर से लेकर आपके 100 डिग्री से कम टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। ठीक है, पहले तो क्या होगा नॉर्मल टेम्परेचर, फिर उसको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा के कहाँ तक 100 डिग्री से कम टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है पाश्चुरीकरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, कह रहे हैं प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन में। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं परमाणु। ठीक है, जैसे आपका एक परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है, एक धनावेशित भाग होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें परमाणु के अंदर क्या होता है, एक धनावेशित भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक का जो निर्माण होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है। किससे होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। इसलिए इसके अंदर जो भी नाभिक के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक धनावेश बनाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो नाभिक क्या होता है, धनावेश होता है। तो हमसे कह रहे हैं कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। तो आप लोग ध्यान रखना है कि नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसी पर क्या होता है कि आपका जो परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है वो निहित होता है। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखें नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखना है। तो अगर द्रव्यमान की बात करेंगे, परमाणु का समस्त द्रव्यमान कहाँ पर निहित रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे निहित रहता है। आप लोग ध्यान रखें, या इसको बोल सकते हैं पूरा नाभिक होता है। नाभिक में एक छोटा मतलब नाभिक के अंदर ही ये निहित होते हैं, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं। और नाभिक के अंदर होता है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते रहते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणुओं में उपस्थित कह रहे न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे हमसे क्या कह रहे हैं कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक क्रमशः होता है। तो देखो परमाणु क्रमांक जो होता है ना वो क्या होता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं। तो देखो आपका परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। अब नाभिक किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। किससे बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बनेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें किससे बनेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन पे क्या होता है, आपका प्लस चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। आप लोग ध्यान रखें प्रोटॉन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस तरह से जो नाभिक होता है पूरा क्या होता है, धनावेश होता है, और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखें कि कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे वो डिपेंड करता है प्रोटॉनों की संख्या पर। ठीक है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गति करेंगे। जैसे प्रोटॉन में अगर 10 प्रोटॉन हैं तो यहाँ पर इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। जो परमाणु क्रमांक होता है वही क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, जो परमाणु क्रमांक होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, परमाणु क्रमांक इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या, मतलब जितने यहाँ पर प्लस चार्ज होंगे और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है माइनस चार्ज, उतने ही यहाँ पर माइनस चार्ज होंगे। प्रोटॉन होंगे मतलब प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन होंगे माइनस चार्ज, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है परमाणु क्रमांक मतलब किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कह रहे हैं सरल मशीनें, कह रहे हैं पहिया, घिरनी, पेच। तो आप लोग इधर करें, अगर सरल मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आमाशय में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, कह रहा है म्यूसिन, कह रहा है पेप्सिन, कह रहा है और ट्रिप्सिन कह रहा है। तो आप लोग ध्यान में टाइलिन की बात करते हो तो ये मानव लार में पाया जाता है, ठीक है, मानव लार में पाया जाता है। और पेप्सिन आपका जो होता है वो आमाशय में पाया जाता है, ठीक है, आप लोग ध्यान में आमाशय में। और ये होता है अग्न्याशय, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। ट्रिप्सिन कहाँ पे पाया जाता है? अग्न्याशय में पाया जाता है। पेप्सिन आमाशय में। और टाइलिन कहाँ पे होता है? मानव लार में होता है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। तो आमाशय की बात करो तो आपका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन है, कह रहे कि पैराथार्मोन, कह रहे गैस्ट्रीन, इंसुलिन और कीटोजैविक। तो आप लोग देख रहे हैं अगर शर्करा की बात कर रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कैल्शियम और फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, कह रहे कि पैराथार्मोन, कह रहे कि डाइटोजेनिक, कह रहे रेनिन, पेप्सिन कह रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पैराथार्मोन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा, कह रहे प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, कह रहे दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का कह रहे कि जलाना, कह रहे सब्जी का पकाना। देखो आपका प्रत्यावर्तित परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई चीज़, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं मोम का पिघलना, जैसे अगर मोम पिघल जाएगा, ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हमें प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी? मोम ही प्राप्त होगा, ठीक है। मोम पिघलेगा तो क्या प्राप्त होगा? मोम ही प्राप्त होगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है। जैसे दूध फट जाएगा तो दूध से क्या बन जाएगा? आपका पनीर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे पनीर से दूध प्राप्त हो सकता है? नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं, तो जो आपका प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा मोम का पिघलना। मतलब अगर मोम पिघलेगा तो प्राप्त जो होगा वो क्या होगा? मोम ही प्राप्त होगा, ठीक है। उससे पिघले हुए मोम से, क्योंकि मोम पिघल गया, उसको ठंडा करके पुनः मोम प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मोम का पिघलना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कह रहे कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज़ के बड़े बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज़ को जलाना, कह रहे कांच की बोतल का टूटना। देखो आपका रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन यहाँ पे कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। जैसे कागज़ को, कोयलों को पीस कर हमने क्या किया? उसको पाउडर बना दिया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कागज़ के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे में कर देना, जैसे कांच की बोतल टूट जाए। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, कागज़ का जलाना, ठीक है, कागज़ का जलना, ये क्या हो जाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि ज्वालामुखी का फूटना है, कह रहे कि मंद परिवर्तन, ठीक है, अनुकूलन परिवर्तन, कह रहे प्रत्यावर्तित परिवर्तन, कह रहे अनियमित, कह रहे कि अनियमित परिवर्तन, ठीक है। तो प्रत्यावर्तित परिवर्तन तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनियमित परिवर्तन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, कह रहे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, कह रहे इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, कह रहे इलेक्ट्रॉन तथा बीटा कण। तो आप लोग ध्यान रखें, अभी आप लोगों को बताया था कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कह रहे 2,6, कह रहे 2,7, 2,8, 2,8,2। तो आप लोग ध्यान रखें, तो आपकी निष्क्रिय गैस की बात कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2,8 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो आप लोग ध्यान रखें इसको बोला जाता है 1 AMU, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है AMU, ठीक है। आपका देखो परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक की बात कर रहा है तो इसका मात्रक क्या हो जाता है? 1 AMU हो जाता है, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो आप लोग देख रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भौतिक परिवर्तनों में कह रहे पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, कह रहे पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है, कह रहे नया पदार्थ बन जाता है, कह रहे कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है, आपका आंसर हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने साइंस को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।